स्वागत है आपका लर्नर्स अम्ब्रेला में। दोस्तों, आज हम वेक्टर्स का लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर्स के लेक्चर 4 में हम वेक्टर अलजेब्रा की शुरुआत करेंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा में हमारे पास वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। हम वेक्टर्स का डिवीजन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, वेक्टर डिवीजन नहीं किया जाता है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं वेक्टर्स के लेक्चर 4 की। वेक्टर्स के लेक्चर 4 में हमारे पास सबसे पहला रूल जो होता है वो होता है ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ की मदद से हम किसी भी दो वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं। तो हम आइए सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है। इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सीक्वेंस, देन द थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ टू वेक्टर्स। यानी कि अगर हम दो वेक्टर्स लें और जिनकी मदद से हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें एक सीक्वेंस में, तो हमारी जो थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की, उनको हम सम ऑफ द टू वेक्टर्स कहेंगे। तो आइए हम इसे पिक्टोरियली समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि हम किसी भी वेक्टर को एरो की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए, जिसको कि हम जोड़ना चाहते हैं हमारे एक दूसरे वेक्टर वेक्टर बी से। ये जो वेक्टर बी है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इनकी इस लाइन से एंगल थीटा बना रहा है। तो दोस्तों, हमने फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट पिछले ही वीडियो में देखा था। फ्री वेक्टर का मतलब होता था कि हम किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल लाइन में मूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि हमारे पास दिया गया है वेक्टर ए, और ये जो वेक्टर बी है मैं इसे थोड़ा सा मूव करके वेक्टर ए के पास ले आता हूँ। तो ये रहा हमारा वेक्टर बी। ये जो दो वेक्टर हैं ये हमारे पास ट्रायंगल के दो साइड फॉर्म कर सकते हैं। ये एक सीक्वेंस में है। सीक्वेंस कहने का मतलब यानी कि वेक्टर ए यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड हो जाता है, वेक्टर बी यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर यहाँ जाकर एंड होता है। यानी कि जहाँ एक वेक्टर खत्म होता है वहीं दूसरा वेक्टर शुरू होता है। और ये एंगल हमारे पास दिया रखा है, ये एंगल थीटा है। तो दोस्तों, हम अगर थर्ड साइड अपोजिट डायरेक्शन में लें तो वो हमें इन दोनों वेक्टर्स का सम देगा। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या, हम अभी इस तरह से जा रहे हैं ए वेक्टर बी वेक्टर। अब अगर हम सेम डायरेक्शन बनाए तो ये इस तरह से जाएगा हमारा तीसरा वेक्टर, लेकिन हम इस तरह से ना करके हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ये, और इस वेक्टर को कहेंगे हम सी वेक्टर। तो ये सी वेक्टर कहलाएगा हमारा सी इक्वल टू ए प्लस बी। ये रहा हमारा सी वेक्टर, इन दोनों का सम। अब अगर हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करें सी वेक्टर को, और ये एंगल अगर अल्फा है, तो हम सी वेक्टर को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर और उसके साथ ये अल्फा एंगल। दोस्तों, ये सी वेक्टर का एक अलग से नाम होता है वेक्टर्स में, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, और इसे नॉर्मली आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम जब भी किसी दो वेक्टर का सम करेंगे तो हम उसे इस तरह से लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी कि ये रहा हमारा सम ऑफ द टू वेक्टर्स। दोस्तों, अब इसे हम मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे कि कैसे हम इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और कैसे इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। यानी कि ये एंगल अल्फा कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, अगर हमें ए और बी वेक्टर दिए रखे हैं और इनके साथ एक एंगल थीटा भी है और इनका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड ऑफ सी या फिर मॉड ऑफ आर वेक्टर, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम मैथमेटिकल एनालिसिस करके सीखते हैं इसे। तो मैं यहाँ पर मैथमेटिकली डिराइव करूंगा पूरा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर और उसकी डायरेक्शन का फॉर्मूला। डेरिवेशन आपके समझने के लिए होता है, पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं कम टाइम में। तो हम सबसे पहले अभी डेरिवेशन करेंगे। आप डेरिवेशन को समझिए और उसके बाद फॉर्मूला को रिमेंबर करने की कोशिश करिए। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पिछले एग्जांपल से, जिसमें हमारे पास ये दो वेक्टर्स थे और उनका एक रिजल्टेंट था, ये बी वेक्टर था और फिर इनका एक सम था जिसको हम सी या फिर आर वेक्टर कह सकते हैं। दोस्तों, मैं अब इस ए वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, ये आप समझ जाओगे इन ड्यू टाइम कि मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। अब मैं हर पॉइंट का एक नाम दे देता हूं। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये पॉइंट जो है ये डी है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ बातें एज्यूम कर लेते हैं जिससे कि हमें डेरिवेशन करने में थोड़ी मदद मिलेगी। अब मैं यहाँ पर ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है वो है ए,
और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर जो है वो है बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर जो कि अभी हमें पता नहीं है उसे हम सिर्फ आर की तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गए, और ये एंगल हमें पता है, ये एंगल थीटा है, और ये एंगल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये एंगल हमें अल्फा आएगा, तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास ये एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल BCD। तो अब हम बात करते हैं इसमें इन ट्रायंगल BCD। अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस जो है इस ट्रायंगल का ये है CD, और हाइपोटेनस है हमारे पास BC, है ना। जो BC है उसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि B वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड हमने B लिखा है, तो ये हमारे पास B हो जाएगा। तो मैं अगर इस तरह से सॉल्व करूं तो CD इक्वल टू B टाइम्स कॉस थीटा आ जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं साइन थीटा की, तो जो साइन थीटा है हमारे पास, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारे पास होगा BD जो कि परपेंडिकुलर है अपॉन BC, है ना। तो BD अगर हम लिखें यहाँ पर हो जाएगा, BC की जगह हम फिर से B लिख सकते हैं, तो BD इक्वल टू B साइन थीटा। तो ये दोनों हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। अब देखते हैं हमें इनकी आगे क्या जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास AD क्या होगा। AD इक्वल टू हो जाएगा AC प्लस CD। तो AC जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर है जो कि हमें A पता है, और वहीं CD हमने कैलकुलेट किया, ये है B cos थीटा, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारे पास BD पहले से ही कैलकुलेटेड है, तो हमने अभी बहुत सारी क्वांटिटीज कैलकुलेट की है। अब इनकी मदद से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हमारे रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि R का मैग्नीट्यूड, ये हमें देखना है। पिछली स्लाइड को कंटिन्यू रखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास R वेक्टर था। मैं अभी पूरी ड्राइंग नहीं बना रहा हूँ, इसको बस थोड़ा सा समझने के लिए कर रहे हैं हम। तो ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री था, ये पॉइंट A था, ये B, C और D। तो अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ABD की। तो ट्राइंगल ABD में हम देख सकते हैं हमारे पास AB स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये हमारे पास हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, और यहां से यहां तक ये बेस कह सकते हो या परपेंडिकुलर। ये अगर अल्फा एंगल है तो ये बेस होगा, और ये एंगल परपेंडिकुलर होगा, और ये साइड परपेंडिकुलर होगी। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से ये रिलेशन आ जाएगा। तो अगर हम बात करें AB की जो मैग्नीट्यूड है यानी कि लेंथ है उसको हम R मान चुके हैं। अब AD हमने पहले ही कैलकुलेट किया है, AD है A प्लस B cos थीटा, इसका स्क्वायर किया हमने। BD के हमने पहले ही लेंथ कैलकुलेट कर ली, ये है B sin थीटा, इसका भी स्क्वायर कर लिया हमने। तो R स्क्वायर हम कैलकुलेट करें तो इस होल स्क्वायर को अगर हम तोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर, और वहीं इसका स्क्वायर करें तो हमारे पास आएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए हम वापस इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हुआ हमारे पास A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब अगर हम B स्क्वायर कॉमन ले लें यहाँ पे और यहाँ पे, तो B स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, यहाँ पे B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा साथ में। तो यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं तो B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, है ना। तो ये R स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये बहुत ही फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। चलिए तो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन उभर के आ रहा है, इसको आपको एकदम याद रखना बहुत ही जरूरी है अगर आपको वेक्टर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये हम लिख सकते हैं R इक्वल टू रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा।
तो यहाँ ध्यान रखिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। ये r जो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ये है हमारे पास a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये जो थीटा है ये एंगल है, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो ये रहा हमारे पास थीटा एंगल। दोस्तों यहाँ हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया है रिजल्टेंट वेक्टर का। अब वहीं अगर हम बात करें तो हमारे पास एंगल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए। तो ये अल्फा एंगल हम अगर कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो अल्फा एंगल में हम इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ABD में tan अल्फा की बात करें, tan अल्फा हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये है हमारे पास BD अपॉन AD। BD हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये है B साइन थीटा, और AD है A प्लस B कॉस थीटा। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, इसको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये अल्फा का जो वैल्यू आ गई है हमें, ये है tan इनवर्स ऑफ B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये दो रिलेशन हमें बहुत ही काम आएंगे वेक्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो दोस्तों इनको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। आप जैसे जैसे इनको प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे आपको ये याद होते जाएंगे। ट्रायंगल लॉ के बाद अब हम देखेंगे कि पॉलीगॉन लॉ क्या होता है। तो पॉलीगॉन लॉ कुछ नहीं है, बस ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है, जिसमें कि हम बात करते हैं 3 से ज्यादा साइड वाले पॉलीगॉन की। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पॉलीगॉन लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। इफ 3 or more vectors taken in order represent the sides of a polygon, then the resultant vector is given by the closing side of the polygon in opposite order। जैसा कि हमने ट्रायंगल लॉ में बात की थी, रिजल्टेंट जो वेक्टर होता था वो अपोजिट ऑर्डर में होता था, अपोजिट डायरेक्शन में होता था। तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे एक हेक्सागोन की मदद से। तो हेक्सागोन की मदद से हम पॉलीगॉन लॉ को सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 6 वेक्टर्स बनाऊंगा, क्योंकि हेक्सागोन में 6 साइड्स होती हैं। तो ये हमारे पास 6 वेक्टर्स हो गए, ये। तो अगर मैं सबके नाम दे दूं, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, ये D वेक्टर और E वेक्टर, तो यहाँ पे स्टेटमेंट की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि जो क्लोजिंग साइड होगी, अगर मैं इसे अपोजिट डायरेक्शन यानी कि इस तरह से कर दूं, ये कहलाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि ये R वेक्टर होगा। तो दोस्तों इसको हम मैथमेटिकली एनालाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉलीगॉन लॉ जो होता है बहुत ही रेयरली यूज होता है। हम ज्यादातर ट्रायंगल लॉ का ही यूज करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या फिर हम वेक्टर्स का सम निकालने के लिए। तो पॉलीगॉन लॉ एक बस एक्सटेंशन है जिसको आपको जानने की जरूरत है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके हम अपना ट्रायंगल लॉ का कॉन्सेप्ट जो है वो पक्का कर लेते हैं। A cart moves at a speed of 6 meter per second and a boy moves at 8 meter per second on the cart in the direction perpendicular to the motion of cart. तो what is the net velocity of boy? यानी कि हमें कार्ट और बॉय की वेलोसिटी दी हुई है हमें, लेकिन यहाँ पे नेट वेलोसिटी निकालनी है उस बॉय की। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। हमारे पास कार्ट, इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। वही अगर हम बात करें हमारा जो बॉय है वो यहाँ पर है, और उसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में, हम कह सकते हैं ये 6 मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी एक फ्री वेक्टर है। तो मैं अगर यहाँ पे बस वेक्टर्स को डिनोट करूं तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ कार्ट को VC से लिख सकता हूं और वेलोसिटी ऑफ बॉय को VB से। तो ये VC वेक्टर हो गया, और ये वेक्टर फ्री है तो मैं इसको मूव करके यहाँ लेके जा सकता हूँ। तो ये VB वेक्टर। तो हम देख सकते हैं यहाँ जो दो वेक्टर है वो दोनों सीक्वेंस में है। पहले ये वेक्टर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, फिर यहाँ से ये दूसरा वेक्टर शुरू हुआ, फिर यहाँ खत्म हुआ। तो अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो ये इस तरह से आएगा। तो ये रहा हमारे पास V वेक्टर, ये नेट वेलोसिटी का वेक्टर है जिसको हम V नेट से लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर V नेट इक्वल टू VV प्लस VC। तो दोस्तों अभी जो हमने ट्रायंगल लॉ का फॉर्मूला पढ़ा है उसको अप्लाई करके यहाँ पर हम V नेट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर उसके बाद उसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे। तो सबसे पहले V नेट का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो VC और VB है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा,
ये है 90 डिग्री। हम यहाँ देख सकते हैं इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये थीटा है और ये 90 डिग्री है। तो अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर, अब वीवी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें पता है, वो है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 का स्क्वायर। वीसी का मैग्नीट्यूड है 8 का स्क्वायर, अब 2 इंटू 6 इंटू 8, और कॉस थीटा हम जानते हैं 90 डिग्री, तो ये कॉस 90 डिग्री हो गया। ये कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है, जीरो होती है, तो जीरो होने की वजह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा टर्म ही जीरो हो गया, तो इसे हम कह सकते हैं रूट ओवर 100 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वीनेट की हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। और अब बात करें अगर हम वीनेट के डायरेक्शन की, तो हमें वीनेट का डायरेक्शन यहाँ से, ये एंगल अल्फा है, तो इसे कैलकुलेट करते हैं हम। तो tan अल्फा हमारे पास हो जाएगा, tan अल्फा होता है हमारे पास ये वीवी की वैल्यू क्या है, वीवी की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड। तो tan अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो यहाँ पे b का जो काम करेगा वो काम करेगा vv का मैग्नीट्यूड, तो vv का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड, और वहीं हमारे पास साइन थीटा है साइन 90 डिग्री। फिर बात करें a है हमारे पास, तो a है हमारे पास vc, तो vc का मैग्नीट्यूड है 8 प्लस 6 इंटू कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ये हो जाएगा 6/8। यानी कि अगर हम बात करें tan अल्फा की, तो ये हो जाएगा 3/4। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। अब इसकी मदद से हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं हमारे वीनेट को। तो वीनेट अगर हमारे पास हम मैथमेटिकली लिखें, तो मैग्नीट्यूड है हमारे पास 10, और एंगल जो है, अब ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल जो है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये एंगल जो है क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इस एंगल को हम नेगेटिव में लिखेंगे माइनस ऑफ tan इनवर्स 3/4। ये tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू होती है 37 डिग्री, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आइए बात करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। तो दोस्तों वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम दो वेक्टर्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हम फिर से एग्जांपल लेंगे दो वेक्टर्स का। ये हमारे पास a है, अब अगर हम बात करें हमारे पास ये वेक्टर है b। अब a में से b को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करें, तो हमने पिछले वीडियो में ही एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक और वेक्टर बना दूं अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो ये माइनस बी वेक्टर कहलाएगा। तो ये जो वेक्टर है ये माइनस बी, यही हमें मदद करेगा a और b का सब्ट्रैक्शन निकालने में। क्यों? क्योंकि a और b को अगर हम जोड़ें तो ये होता है a प्लस b। वहीं अगर हम जोड़ें a प्लस ऑफ माइनस b को, तो ये हो जाता है हमारे पास a माइनस b। तो ये रहा हमारे पास a माइनस b। तो यहाँ पर हम a और माइनस b वेक्टर को जोड़ेंगे ताकि हमें a माइनस b वेक्टर मिल सके। तो ये रहा a वेक्टर, और चूंकि ये दोनों वेक्टर फ्री वेक्टर है और ये जो एंगल है ये थीटा है, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, ये हो गया माइनस बी वेक्टर, और ये दोनों एक सीक्वेंस में है, तो यहाँ पर ये ऐसे जो आएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। अब ये एंगल जो था ये थीटा था, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस थीटा हो जाएगा ये एंगल, क्योंकि ये टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। तो वहीं अगर हम बात करें r इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी। तो हम बात कर लेते हैं अब मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर हो जाएगा हमारे पास, वहीं अगर हम बात करें मॉड ऑफ a इक्वल टू, अगर फिर से a है, मॉड ऑफ b इक्वल टू फिर से b है, तो मॉड ऑफ r हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos ऑफ पाई माइनस थीटा। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, बस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल चेंज हो गया है, तो पाई माइनस थीटा हो गया है। हम जानते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा जो है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, और ये होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ हम मॉड ऑफ आर की वैल्यू निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab cos थीटा, यानी कि बस एक माइनस का डिफरेंस आता है सब्ट्रैक्ट करने में यहाँ पर, और कोई डिफरेंस नहीं है वेक्टर सब्ट्रैक्शन और वेक्टर एडिशन के मैग्नीट्यूड में। वहीं अगर हम बात करें जो एंगल अल्फा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल अल्फा, हम ये एंगल अल्फा निकाल लेते हैं। तो एंगल अल्फा यहाँ पे हम फिर से tan अल्फा निकालें, यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें, हमारे पास होता था b sin थीटा, तो थीटा की जगह हम यहाँ पर पाई माइनस थीटा लिखेंगे, और ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास b sin थीटा अपॉन e माइनस बी कॉस थीटा, क्योंकि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है, तो यहाँ पर हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे फिर से एक माइनस का चेंज आ गया, तो ये हमारे पास आ गया वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए एंगल का फॉर्मूला। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन दोनों। आने वाले वीडियो में हम वेक्टर एडिशन का एक और मेथड देखेंगे, जहां पर हम पैरेललोग्राम लॉ डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर इसमें हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। तो अगर आप ये वीडियो बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको वेक्टर अलजेब्रा की शुरुआत जो है बहुत ही अच्छी होगी, बहुत अच्छा बेस मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।